देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। आप सबकी जानकारी में ही है, कुछ माह पूर्व एक महिला द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे। मैंने उन आरोपों से संबंधित जितनी भी न्याय प्रक्रिया हुई वो आप लोगों से बराबर साझा करते आया मैं, और यह भी मैंने आपसे साझा किया था कि उक्त महिला ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों के साक्ष्यों को वह महिला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर पाई। मेरे द्वारा, जो मैं पहले ही आपसे पिछली कॉन्फ्रेंस में साझा कर चुका हूं, माननीय उच्च न्यायालय से गुहार लगाई और माननीय उच्च न्यायालय ने उस महिला द्वारा की गई मेरे खिलाफ जो भी कार्यवाही हुई थी उसको स्थगित कर दिया था। आज का जो मुख्य आप लोगों को साझा करने का कारण है वह यह है, उक्त महिला मनीषा शर्मा तिवारी पत्नी गिरीश तिवारी के विरुद्ध अदालत ने मुकदमा पंजीकृत कर सम्मन जारी किए हैं और उन्हें अगले माह की 27 तारीख को अदालत में तलब करने के लिए तलब किया है। यह जानकारी आप लोगों से साझा करनी थी, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही पुरुष ही गलत हो। कई बार कई लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए या कुछ राजनीतिक फायदों के लिए या किसी के षड्यंत्र के कारण इस तरह के कृत्य भी हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा समाज से कि किसी भी पुरुष के विरुद्ध अगर कोई महिला कोई शिकायत कर रही है तो जब तक उसके तथ्य सामने ना आ जाएं और उसके कोई साक्ष्य प्रस्तुत ना हो जाए तब तक किसी भी पुरुष को उस नज़र से देखना या उस पुरुष के विरुद्ध एक मानसिकता बना लेना या उसके विरुद्ध उसको एक तरफा मानकर दोषी मान लेना, यह नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो या किसी और फील्ड में भी अपना कार्य कर रहे हों, बड़ा लंबा समय लगता है। एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, एक किसी स्थिति तक पहुंचने के लिए, एक इमेज बिल्ड करने के लिए बड़े लंबा संघर्ष करना पड़ता है। और मैंने भी अपने जीवन में पिछले 15-20 सालों से लगातार सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य लगातार करते आया हूं और जितनी मेरे से हो सकती है समाज सेवाओं में मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आया हूं। लेकिन उक्त महिला ने, वो मैं नहीं जानता उसका क्या इसमें लाभ था, व्यक्तिगत था, राजनीतिक था या कोई षड्यंत्र था, क्योंकि मामला न्यायालय में है और जिस तरीके से न्यायालय ने उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें तलब किया है, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी, जो कि मैंने पहले ही बोला था, जरूर एक ना एक दिन साफ होगा और मुझे न्यायालय में इतना भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले एक टीवी कार्यक्रम के डिबेट कार्यक्रम में, लाइव डिबेट कार्यक्रम में, देश की सबसे संस्कारी, सबसे बड़ी अपने आप को पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए मेरे नाम को उछाला। मेरे नाम को उछालने के बाद फिर मैंने आप लोगों के मीडिया बंधुओं के समक्ष उस व्यक्ति से कहा, यदि उस व्यक्ति के पास किसी भी तरीके के, जो उसने कहा कि महिला उत्पीड़न के कारण निष्कासन हुआ उनका, तो मैंने खुले मंच से आप लोगों के माध्यम से उस व्यक्ति को चैलेंज किया था, यदि उसके पास कोई साक्ष्य हैं वो उन्हें प्रस्तुत करे, हम राजनीति से आजीवन के लिए संन्यास लेंगे। और यदि उस व्यक्ति के पास, उस प्रवक्ता के पास साक्ष्य नहीं है तो क्या वह राजनीतिक संन्यास लेने के तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना उस व्यक्ति की कोई वापस से कोई टिप्पणी आई, ना ही उसने मेरे चैलेंज को स्वीकार किया। मैं कहना चाहूंगा उस प्रवक्ता से, आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की नालियां चौक हो जाती हैं, इनके संगठन महामंत्री को हटाया जाता है
इनके विधायक दूसरे की बीवियों से बच्चे पैदा कराने के मामले में लगातार चर्चाओं में रहते हैं। इनके विधायकों के खिलाफ कोर्ट कचहरी तक के आदेश आते हैं और इनके दूसरे प्रवक्ता कहते हैं, जो हमारे शायद सहसपुर से पछवा दून से ही हैं, नवीन ठाकुर, वह कहते हैं कि आरोप तो लगते रहते हैं। आजाद अली शायद दोषी थे कि उनकी पार्टी ने उनको निष्कासित किया। हमारे विधायकों पे, हमारी पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं, जब तक सिद्ध नहीं हो जाते हमने उनका निष्कासन नहीं किया। तो मैं कहना चाहूंगा, वो जिस तरीके से मेरे नाम को उछालकर अपने अय्यास नेताओं की कृत्यों को छुपाना चाहते हैं, वो नहीं छुप सकते, क्योंकि एक महिला चिल्ला चिल्लाकर बोल रही है डीएनए करा लीजिए। दूसरे प्रकरण में उनके विधायक का मामला न्यायालय तक चले जाता है। तीसरा, उनके महामंत्री को हटाया जाता है। तो मैं उन प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, दोनों से, मैं उन्हें आज भी चैलेंज करता हूं, वो जिस मंच पर चाहें, जिस कार्यक्रम में चाहें या जिस तरीके से चाहें, मैं उनसे खुली बहस करने को तैयार हूं और उनसे कहना चाहता हूं, वह सिर्फ और सिर्फ जो उनको ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में या इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से इनको पढ़ाया जाता है, उससे भी बाहर निकले। तो क्या आजाद भाई खुली बहस? बस मेरी बात पूरी हो रही है, फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। जो ज्ञान उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों से दिया जाता है, उस ज्ञान से बाहर कब निकलेंगे वो? क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा उत्तराखंड की सड़कों के क्या हाल हो रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, नए नवेले मुख्यमंत्री कोरी घोषणाएं कर रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं है, 3 मुख्यमंत्री हटा दिए गए हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि जिस तरीके से वो अपने कृत्य को छुपाने के लिए अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं, 2022 नजदीक है, जनता उनको करारा जवाब देगी। सर, पार्टी में वापसी को लेकर क्या है? देखिए, पार्टी में वापसी को लेकर क्या है, इसके लिए आज की ना तो मैंने कॉन्फ्रेंस रखी है और उसके लिए समय अभी आएगा, उसके लिए हम देखेंगे, क्योंकि उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो एक जल्दबाजी दिखाई, मेरा मानना है उन्होंने भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगा, उसको स्वतः संज्ञान लेके निष्कासन करने वाला बयान दिया, वो भी कहीं ना कहीं उससे भी मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, मुझे बड़ा दुख है। और ये कहते हैं समय कभी एक सा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता है। जिन लोगों के बयान मैंने उस समय सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया, अखबारों में पढ़े, आज ना वो प्रदेश अध्यक्ष है और ना ही वो किसी और को हटाने के लायक हैं। तो कई बार हमारे छोटे से गलत फैसले हमारे बड़ी हमें तकलीफ दे सकते हैं, बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो उस समय शायद उनको इस चीज का प्रायश्चित करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो किन शर्तों के साथ आजाद भाई अगर पार्टी में वापस जाएंगे, क्योंकि उस पार्टी में जिन्होंने आपको सिद्ध कर दिया था कि जो आपके यौन शोषण का आरोप लगा था, उन्होंने निकाल के आपको एकदम सिद्ध कर दिया था, तो आप किन शर्तों के साथ अगर वापस जाएंगे तो पार्टी में? देखिए, पार्टी एक परिवार होता है और परिवार में शर्तें नहीं चला करती। शर्तें तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे उस समय निकाला था, जैसे कि मैंने अभी बताया, अभी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं ही नहीं। तो और उस पर हरीश रावत जी, जो हमारे प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, वो स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं कि उस समय उनका, मैंने आप ही के सोशल मीडिया पर एक बयान देखा था, उन्होंने कहा था कि उस समय चलन गलत था। बिना नोटिस के, बिना जवाब लिए जिस तरीके से निष्कासन किया गया, तो वो स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे प्रदेश के सबसे बड़े नेता ने ही जब कह दिया कि वो चलन गलत था। और साथियों ने विरोध किया था इस बात का कि आजाद जी को क्यों निकाला गया इस तरीके से? देखिए, विरोध करने वालों ने बहुत विरोध भी किया और एक तरीके के लोग कहीं नहीं होते, 5 उंगली बराबर नहीं होती। कई लोगों को ये भी लगा होगा कि ठीक है भाई, हमारा रास्ता खुला हो गया, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगा होगा कि हमारा रास्ता अब क्लीन हो गया, रास्ते से एक ऐसा नेता हट गया जो सहसपुर में लगातार संघर्ष करता रहता है या जिसका लगातार सहसपुर में जिसको जन समर्थन मिलता रहता है, तो मैं उनके लिए भी स्पष्ट कर देता हूँ, मैं एक राजनीति से पहले मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ मैं
छुपा नहीं है किसी से कि मैं राजनीति में भी सामाजिक कार्यों में भी राजनीति से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आया हूं। और मेरा जो मोटिव रहता है वो है मेरा सहसपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे पछवा दून के लिए मैंने बड़े बड़े संघर्ष भी किए हैं, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और आपको ज्ञात होगा कि हमारे सहसपुर का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 बारी से वहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है वो इतना निष्क्रिय विधायक है कि वहाँ पर एक तो पूरे इसका देहरादून का कूड़े के लिए जो कूड़ागर सिसनबाड़ा में बना है उसकी तो मार झेल ही रहा था पछवा दून। अभी विधानसभा सहसपुर में ही धर्मावाला एक पंचायत है, उस धर्मावाला पंचायत में हरबड़पुर नगर पालिका को भी जमीन आवंटन कर दी गई है। किसके लिए? कूड़ेदान के लिए। एक मिनी कूड़ेदान धर्मावाला पंचायत में और स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए मैं परसों ही उप जिलाधिकारी विकास नगर से मिलकर अपना विरोध भी दर्ज करके आया हूं। और यदि इस तरीके के कृत्य सहसपुर विधानसभा में होते रहेंगे तो अधिकारियों को मैं आगाह भी करना चाहता हूं कि अधिकारी ये ना समझे विधानसभा सहसपुर लावारिस है। हमने पहले भी आवाज उठाई थी और हम और मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे। और इस तरीके के जो कारनामे अधिकारी जबरदस्ती विधायक की निष्क्रियता को देखते हुए करते आ रहे हैं सहसपुर में, आगे हम नहीं होने देंगे। जिन्होंने आप पे आरोप लगाया था, अब कोर्ट ने उनको सम्मान दिया था, उसके बारे में बताइए जरा कि क्या कुछ मामला था? देखिए, आपके आधार पे दिया गया। देखिए, मैंने कोर्ट से गुहार लगाई कि मेरे साथ गलत हुआ और न्यायालय में मुझे पूरा भरोसा है। और न्यायालय ने मनीषा शर्मा उर्फ क्या तिवारी, पत्नी गिरीश तिवारी, दोनों को अदालत में तलब किया है और मेरा अदालत पे पूर्ण भरोसा है। अदालत मुझे इंसाफ देगी और मैं अदालत के फैसले का पहले भी सम्मान करता है और आगे भी मैं पूरा सम्मान करूँगा। आजाद भाई, जब ये आपके ऊपर आरोप लगाए गए थे उस टाइम पे जो पुलिस ने आनन फानन पे आपको पकड़कर कोर्ट तक ले जाई गई, क्या पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव था? राजनीतिक हो सकता है या कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं या एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। षड्यंत्र की जांच हो पाएगी सर? मैं एक एक चीज का खुलासा करूंगा क्योंकि मैं आप लोगों से कभी भी बचकर साइड नहीं हुआ हूं। जिस दिन यह मामला मेरे साथ हुआ, मैंने न्यायालय परिसर में ही आप लोगों के जितने भी मीडिया बंधु वहां थे, मैंने उनको बोला कि भाई कोर्ट ने अभी अभी फटकार लगाई, किस तरीके का मुकदमा दर्ज करके लाए हो, इनको वापस थाने ले जाओ, सारा मामला आपके संज्ञान में है। उसके बाद जो भी न्यायिक प्रक्रिया होती आई मैं आपसे बराबर साझा करते आया हूं। और आगे भी इसमें जो आपने बोला कि पुलिस ने किया, एक एक करके सारे षड्यंत्र कहिए या हम सारे पत्तों को हम खोलेंगे और एक एक करके हर किसी की जो भी इसमें भूमिका रही है उसको आपके समक्ष लाएंगे और अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को और अपनी जनता को हम निष्पक्ष एक एक चीज से रूबरू जरूर कराएंगे कि किस किस में क्या क्या भूमिका रही थी। मैं बड़ा सब्र करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सब्र के साथ चल रहा हूँ, मेरा भरोसा ऊपर वाले पे है। मैं धर्म कर्म वाला व्यक्ति हूँ और साथ ही साथ धर्म कर्म के बाद हमारे देश में सबसे बड़ी जो अदालतें होती, जिसको कहा जाता है न्याय का मंदिर, वो है अदालत। और अदालत पे मेरा पूरा भरोसा है। अदालत के समक्ष ही एक एक करके सबके तथ्य सामने जरूर आएंगे। आजाद भाई, इस मामले में जब आपका ये मामला शुरू में आया तो पत्रकारों को खबर दिखाने के बाद रात के 11 बजे तक पत्रकारों को फ़ोन किए गए, पत्रकार बिरादरी का साथ देने की दुहाई दी गई। इस मामले पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जितना मेरे संज्ञान में आया है कि वह जो गिरीश तिवारी नाम का व्यक्ति है वो भास्कर अखबार का उत्तराखंड का कुछ है जी। अब जो भी है वो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है एक अपने आप को उसके कई सहयोगियों ने मुझे भी आके इस तरीके से टच किया कि भाई वो बहुत बड़ा पत्रकार है, पूरे उत्तराखंड का ब्यूरो चीफ बताया, मुझे क्या बताया, कुछ इस तरीके का भी बताया कई लोगों ने, बहुत बड़ा व्यक्ति है, आप उनसे समझौता कर लीजिए, हम समझौता करा देंगे। मैंने कहा नहीं, समझौता मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। समझौता मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एक धारणा बन जाती है कि भाई नेताओं पे आरोप लगते हैं और बाद में मामले सुलट लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद उनको मैनेज किया जाता है। तो मैंने कहा मैं इसको मैनेज नहीं करूंगा। भले उस महिला ने मेरे ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, भले ही मेरी पार्टी ने ही मुझे जरूर दो राहे पे लाके खड़ा किया, लेकिन इसमें कितना भी लंबा समय लगे मैं अदालत के ही दरवाजे पे जाऊंगा और अदालत से ही, इसमें चाहे मेरे खिलाफ हो या उन लोगों के खिलाफ हो, मैं निष्पक्ष जांच कराकर और अदालत जो भी फैसला देगी उसको स्वीकार करें। ठीक है।